हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू ये हो गया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हाँ हाँ, हो गई है। जी योगेश भैया शुरू कर सकते हैं। जी भैया, कल के 2 पॉइंट थे। एक तो मैरिज को लेकर शैलेंद्र भैया कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, तो एक तो वापस उदाहरण की बात किए थे, तो थोड़ा सा वो समझना चाहूंगा कि वापस एक बार उनसे, तो फिर उदाहरण की बात कर सकेंगे। और चेतना बहन ने पूछा था संबोधन वाला। संबोधन को लेकर उस पर भी बात कर सकते हैं। तो एक बार शैलेंद्र भैया, अगर आप जो हाँ, नमस्ते। जी नमस्ते भैया। सभी को। हाँ, जी तो मेरी आवाज पहुंच रही? जी भैया। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि जो जैसे दो प्रचलित घटनाएं हैं आज के, वैसे तो तीसरा शादी का भी बोल सकते हैं, लेकिन वो वो तो समय समय के हिसाब से आता है। लेकिन जन्मदिन और जो मैरिज एनिवर्सरी जिसको आजकल, तो ये दो जो घटनाएं हैं उसको भौतिकवाद में तो उसकी एक ही प्रचलित मेथड है, वो हिसाब से होता है। लेकिन अगर समझो मेरा कल ही बर्थडे आ रहा है, तो मुझे कुछ अ, अ, हम जो सभी सोच को रहे हैं उस हिसाब नमस्ते। से, तो उस हिसाब से करना है, तो उसका कोई थोड़ा सा उदाहरण मिल जाए तो वो आचरण में आ जाए, तो उस हिसाब से हम थोड़ा गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ओहो, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अपन दोनों मुद्दों पर कुछ कुछ स्पष्टताएं जितनी मुझे हुई है मैं रख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। तो पहला अपन लेते हैं जन्मदिन उत्सव को। तो अपन पहले सूचना लेते हैं कि यह स्पष्ट रहना कि इच्छा से शरीर यात्रा का स्वीकार होता है। तो अभी जो भी शरीर चला रहा हूं, चाहे पुरुष शरीर चला रहा हूं या स्त्री शरीर चला रहा हूं, जिस परिवार में ये शरीर यात्रा हुई है उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, ये वर्कआउट होनी होगी। तो आयु के अनुसार यदि प्रौढ़ हैं तो इसको भली भांति इस चीजों को समझ पाते हैं, ये एक अपने में रहना की, ये अब मैं इसको अच्छे से समझ पाता हूं। तो जीवन दृष्टि से जीवन की समझ होने के लिए ये जो शरीर यात्रा अभी चल रही है और आगे बढ़ेगी, तो इस शरीर यात्रा में क्या योगदान और मेरा हो सकता है, समझने के लिए भी, और जितनी समझ बनी है उस समझ को प्रमाणित करने के लिए भी अपनी तैयारी को अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्वीकृतियां हैं शरीर यात्रा की, इस स्वीकृतियों को, कल बर्थडे है तो आज वापस एक बार अपन पूरा का पूरा जितना अपने को सूचना एकत्रित हुआ है उस पूरे सूचना को समराइज कर सकते हैं। और ये जो समरी है, ये समरी 2 भागों में आती है। तो एक भाग है उसका समीक्षा, दूसरा भाग है मूल्यांकन। तो जो जो निरर्थक मैं सोचता रहा, निरर्थकता रही, यह इसकी गवाही अपने को मिलती है। सूचना का इतना उपकार है कि तर्कसंगत होते होते अपनी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, अपनी जो निरर्थकताएं हैं, वे सारी समीक्षित होने लगती है। इसकी गवाही अपने को मिलकर एक सुखद एहसास होता है कि मैं इसको सोच पाया कि ये गलत है, ये सही नहीं है, और इसकी समीक्षा में अपने में कर पाता हूं,
यह एक अपने में विश्वास की बात है। दूसरा, जो जो मेरे में सही पक्ष आया, जो मेरी सही प्रवृत्तियां हैं, उसका मैं स्वयं मूल्यांकन कर पाता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। अब तक मैंने अपनी शरीर यात्रा की क्या उपयोगिता निर्वाह की, और आगे उपयोगिता होने के लिए मुझको और प्रेरणा मिलती है ऐसे अपने मूल्यांकन से। तो एक प्रौढ़ व्यक्ति, आप जैसा उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रौढ़ व्यक्ति अपने जन्म दिवस को मनाता है, तब ऐसे जन्म दिवस के अवसर पर इस प्रकार अपना समीक्षा और मूल्यांकन विधि से स्व मूल्यांकन में गति होने का ये दिन है। जितना मेरे लिए जिनको करना था उन्होंने किया, कर भी रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। मैंने अब संसार में उपकार प्रवृत्ति के लिए परिवार में, और परिवार मित्र हैं उनमें, और बाय एंड लार्ज प्रौढ़ व्यक्ति हैं, इसलिए कह सकता हूं कि संसार के लिए मेरी उपयोगिता के लिए अब मेरी आगे की योजना क्या है। तो ऐसे क्षणों में अपने आप एक उत्सवशीलता रहती ही है। तो विगत का धन्यवाद, वर्तमान के प्रति विश्वास और भविष्य के प्रति योजना भरी आश्वस्ति, ये निकल सकता है। तो स्व मूल्यांकन में गतियां हमारे जैसे प्रौढ़ों के लिए जन्म दिवस एक उत्तम अवसर है। अब ऐसे स्व मूल्यांकन को हम कैसे प्रस्तुत करें? तो अपने आप्त मित्र परिजनों के बीच अपनी शरीर यात्रा का एक सार संक्षेप हम व्यक्त करते हैं। जो भी हमसे सही पक्ष हो गया उसको हम रखते हैं, उसको जांचने के लिए कहते हैं। मुझको ये मेरे में सही पक्ष लगता है, उसको आप भी जांचे। और जो अपने में गलती पक्ष लगता है उसको भी अपन रखते हैं कि इतना मेरे में गलती पक्ष निकला, और इन गलतियों से किसी बंधु भगिनी, विवाहित है तो पत्नी, बच्चे हैं तो बच्चों से हम एक उदार चित्त होकर, भाई ये गलतियां हुई, जानबूझ के नहीं हुई, नासमझी से हुई, इसमें कोई क्षतियां हुई होंगी, तो हमें उस तरह से उदारता से हमें सुधारने का अवसर दिया जाए। ऐसा अवसर अपन मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शन में यही है, गलती का सुधार होता है, दंड नहीं होता। तो ऐसे सुधार के अवसर और अपन अपने मित्र परिजनों को मांग सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरे दिन भर में स्वयं का मूल्यांकन कर, पीछे जो कुछ अच्छा हुआ, अच्छा सोच हुआ, एक वर्ष का रेफरेंस पर्याप्त है, ऐसा बाबा जी ने कहा। पिछले वर्ष भर में क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा व्यक्त हुआ, और आगे अपनी योजना क्या है। क्योंकि भैया प्रौढ़ों की सभा है, मूलतः ये सब क्लियरेंस होना होता है, यानी स्पष्टता होनी होती है कि परिवार का एक सदस्य क्या सोचता है, आगे क्या उनका क्या योजना है। यह सब परिवारों में व्यक्त होने से एक पारदर्शकता का माहौल प्रौढ़ों के जन्मदिन उत्सव में होता है। और बाकी तो है ही, जो कुछ पसंद होता है वो सब बनाते ही, उसको कहना ही नहीं पड़ता। हमारा पसंद का चीज बनाया जाता है, खिलाया जाता है, कोई उपहार देते हैं, कोई कुछ करते हैं, पर अब ये सब में अपना अपना उतना मन नहीं है, ना ही डिमांड है। एक स्व मूल्यांकन की स्थिति अपने परिवार में निर्मित हो, उसके लिए इन अवसरों को हम स्वीकार करते हुए व्यक्त हो सकते हैं। ये प्रौढ़ों के लिए जन्मदिन अवसर, सोचिए कितना सुखद हो सकता है इस प्रकार का। बढ़िया है कि नहीं? आर यू बहुत, सेटिस्फाइड? यस यस, एब्सोल्युटली। नहीं, बहुत अच्छा लगा, सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको आई थिंक हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसी साल में। क्या बात। यस। अब इसमें एक आश्चर्यजनक घटना होता है। क्या चीज? जो हमारे व्यवहार में अड़चने आती हैं,
हो सकता है आप थोड़ा पकने के बाद ना एक दूसरे का डर भी लगता है, बुरा ना मान जाए, अमुक तमुक, बहुत सारा हार्ड हो जाता है स्थितियां व्यवहार की। कर्तव्य कर लेते हैं, आटा दाल चावल कम हो गया ले आते हैं, बीमार हो गया सेवा करते हैं, परंतु जो मैसेज है मेरे अंदर सह अस्तित्व प्रभाव से, उसको कम्युनिकेट एक दूसरे को होने में ये जो ज्ञान पक्ष है, विचार पक्ष है, ये काफी कौन थे, क्योंकि उसमें सारा मान्यताएं धरी हुई हैं। किस मुद्दे का क्या अर्थ है ये परिवार में दो व्यक्ति नहीं बता सकते। ऐसे स्थितियों में हमारे व्यवहार में जो अड़चने हैं उसको अपन खुले रूप में मांग सकते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मेरे में जो आपको अड़चन लगती है आप बता सकते हैं। आने वाले वर्ष में हाई एंड प्रोमिसेस नहीं है, ये सुधार जैसी सामान्य भाषा। मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी अड़चने मेरे से दूर हो जाए और हमारा व्यवहार परिवार में सुगम रहे। मेरे प्रति जो भय है वह भय निराकरण करने के लिए मुझको आप जैसे अपने परिवारजनों से इतनी अपेक्षा है, ऐसा अपन स्पष्ट कह सकते हैं। तब देखिए धीरे धीरे बच्चे बताएंगे पापा जी थोड़ा सा इसमें सुधार करते, श्रीमती जी बताएंगे थोड़ा इसमें सुधार होता, माता जी पिताजी बताते हैं, मित्र बताते हैं। तो एक सुखद माहौल में अपना जो कमियां हैं वो हम तक आता है और हमें भी, चूंकि ये ग्रहणशीलता का अवसर है, संस्कार उत्सव है, इसलिए वो हमें एक्सेप्ट भी होता है। हो सकता है ऐसी कोई मामूली सी कमी सामान्य हमारे व्यवहार में भी कोई बताए तो हमें गुस्सा आ जाए, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो हमारे लिए, क्योंकि बाकी समय में तो सारा आवेश कार्यक्रम है। कम से कम जन्मदिन उत्सव में तो स्वभाव गति को वर्कआउट कर सकते हैं। और जब ये स्वीकार होता है गहराई में हमारी मानसिकता में, जिसे हम जीवन कहते हैं, तो फिर इस पर काम होता है। भैया यदि ध्यान में आ गया, काम होने का है, ध्यान में ही नहीं आ रहा है, काम कैसे होगा। फिर ध्यान में आया और मैंने सोच लिया कि इसको मुझे ठीक करना है, वो होके रहेगा। तो समय के प्रेशर से मुक्त होकर और हम सुधार में, गलतियों के सुधार में और सही की दृढ़ता में यदि काम करते हैं तो सोच सकते हैं कि ये जन्मदिन उत्सव हर एक को लगेगा, उत्सव हो तो ऐसे, इतना कह सकें। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है कि नहीं। देखिए एकदम। आज ही आपका जन्मदिन हम तो आजकल रोज जन्मदिन बना रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हाँ समीक्षा और मूल्यांकन तो चलता ही रहता है आजकल, क्योंकि एक दूसरे का तो व्यवहार और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार वो चलता ही रहता है, बहुत। राइट। हाँ अब इसमें जागृति लक्ष्य हो, अपनी जागृति ये लक्ष्य होना, तो उसके लिए जो ज्ञानार्जन है उसके लिए प्रेरणा होना। अब इसी आपके बात से आगे एनिवर्सरी का है, भाई पति पत्नी संबंध का पर्पस क्या है, ये एनिवर्सरी में दोनों लोग व्यक्त करते हैं। पति पत्नी संबंध के लिए बाबा जी ने सुंदर विश्लेषण दिया है। एक दूसरे की पात्रता और योग्यता विकसित करते हैं ये दोनों। द मोमेंट एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकारते हैं, उसमें उम्र की सीमाएं नहीं रहती, वो एक समानता का धरातल अपने आप आ जाता है। तो ये ईगो मेल्टिंग का संस्कार यदि विवाह के समय हो तो आधी झंझटें तो खत्म हो जाती हैं। पति पत्नी मतलब समान, फल बंटता है अपने परिवार का वो समान। एक मन होने का मतलब है दोनों का लक्ष्य एक है। पति पत्नी संसार के पिलर के रूप में, अब ये दोनों में यदि लक्ष्य समान हो जाए तो फिर ये दोनों ही मानवीय परंपरा के धारक वाहक होते हैं। तब एनिवर्सरी में, हर एनिवर्सरी में
मानवीय परंपरा के धारक वाहक होने में एक दूसरे की पात्रता और योग्यता का मूल्यांकन हो, क्योंकि अब दोनों में समानता है, मंगल मैत्री है। दोनों में ऐसा आर पार हो कि जहां कमी है वहां पत्नी कठोरता से ध्यान दिलाए, ऐसा पति आश्वस्त करे कि मैं भागूंगा नहीं यदि डांट मिलेगी तो। अब आप पति है इसलिए कह रहा हूं, पति है तो क्यों डांटेंगे? थोड़ा पुरुष को सुधरने की जरूरत है आज की डेट में, ऐसा लगता है। तो जो कुछ पुरुष प्रधान मानसिकताएं आई हैं, इसमें कहा है यत्न पूर्वक, सत्व पूर्वक। तो यत्न पूर्वक यानी जो प्रयास है, उन प्रयासों के लिए, समझ की प्रयासों के लिए पत्नी से प्रेरणा है। और जो सत्व पूर्वक है, जो स्त्री शरीर चलाने के कारण श्रीमती जी में, पत्नी में जो सत्व है संबंधों के निर्वाह का, परिवार के निर्वाह का, उस सत्व को पति से प्रेरणा है। इस प्रकार से यतित्व सतित्व, इसके निर्वाह में और मानवीय परंपरा होने में पति पत्नी मिलकर जो योगदान है, व्यवस्था में जो भागीदारियां हैं, मिलकर जो उपकार कार्य है, ऐसे उपकार कार्य के लिए पुनः ऐसे जोड़ों को एकत्रित करते हैं और इनके सम्मुख हम अपनी स्वयं समीक्षा और मूल्यांकन रखते हैं। और अन्य जोड़ों से हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नियम बेसिकली वही है, स्थितियों में फर्क पड़ता है। जन्मदिन में एक व्यक्ति के रूप में और एनिवर्सरी में एक व्यवस्था के रूप में अपनी समीक्षा और मूल्यांकन होती है। इस प्रकार से एनिवर्सरी को मना सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। ऐसा हो सकता है कि बढ़िया। योगेश भाई, अभी कल वाला अपना हाँ संस्कृति सभ्यता का, उसको भी कल बढ़ते हैं, सभ्यता का और थोड़ा लेंगे क्या उसको? हाँ वो संबोधन का एक रह गया है, उसको कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो चेतना दीदी है, संबोधन हाँ, को पूछे जी भैया। प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, एक बार वापस रखेंगे। हाँ भैया, जितनी भी अभी तक सूचना है, और ये अभिभावक विद्यालय में हम लोग जब गए थे वर्कशॉप, तो वहाँ भी अनीता दीदी से भी सुना कि संबोधन का कितना महत्व है। तो क्योंकि डे टू डे लाइफ में इतना ध्यान जाता ही नहीं है संबोधन के ऊपर, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया से रखा था कि छोटे बच्चे के सामने किस तरह से संबोधन से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं करके। तो अभी तो जैसे हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और अभी हम संबंधों में काम करते हैं, तो एक तो भैया ये भी ध्यान जाता है कि अभी तक जैसे चला है तो ऐसे तुरंत ही संबोधन में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और काफी सारे लोगों से बात करी तो ये भी आता है कि उनकी घर की जो रूढ़ियां है उसमें ये इतना वो हो गया है, इतने ये तू करके बुलाना और ये सब। तो काफी सारी बार यही क्वेश्चंस हमारी परिवार गोष्ठी में भी आता है कि संबोधन पे क्यों इतना मीन्स फोकस करना है। तो ये कल आपने जब संस्कृति सभ्यता की बात की तो आपने बोला था, तो मुझे लगता है और थोड़ी क्लैरिटी उसमें चाहिए भैया कि संबोधन पे काम क्यों करना है और उसका क्या रिजल्ट आएगा। बढ़िया है दीदी। बेसिक से समझते हैं संबोधन को। संबोधन का अर्थ है यथार्थ बोधन। तो प्रौढ़ व्यक्ति यानी जो समझदार है, ऐसा मान लेते हैं, अभी एक प्रौढ़ की स्थिति है, एक संतान की स्थिति है। बेसिकली मानव परंपरा की सभ्यताओं में प्रौढ़ और संतान यही स्थितियां हैं। तो कल्पना कर लेते हैं इस स्थिति में कि प्रौढ़ समझदार है, तो प्रौढ़ को संबंध पता हो गया है, तो संबंध के अर्थ में प्रौढ़ संबोधन करते हैं। तो हम आप प्रौढ़ हैं और हम संबंधों को समझ रहे हैं, तो हम लोग निर्वाह करते हैं।
संबोधन से। हमारे संबोधन करने को तो कोई अभी रोक टोक नहीं है ना, तो पहला शुरुआत तो हमसे, क्योंकि हम संबंध को समझते हुए संबोधन कर रहे। अब संतान है, संतान अभी शरीर से बड़ा है अभी की स्थिति में, जीवन की गतियां तो अभी वैसे ही है ना, तो ये बैकलॉग है। अब चूंकि शरीर बड़ा हो गया तो सब समझदार मानते हैं, तो संतान भी समझदार मानती है। अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम ये थोड़ी करेंगे, तो छोटे बच्चों का है, ऐसा लिखता है। तो अड़चने तो आएंगी। अब इसमें हम कैसे चलते हैं? तो जैसे जैसे संतान को संबंधों का बोध होता है, वैसे वैसे संबोधन में आता है। तो बचपन से इसलिए संबोधन के लिए बाबा जी ने कहा है, ये एक मनोविज्ञान है, यह एक मानसिकता तैयार होता है कि संबोधन से संबंध समझते हैं बच्चे, और बड़े संबंध से संबोधन देते। इस प्रकार से ये अंतर संबंध है प्रौढ़ और संतान के बीच में, यह एक सभ्यता है। अब इसका जो तात्विक भाग है कि अस्तित्व में हर इकाई, हर वास्तविकता का संज्ञा बाबा जी ने दिया है। किस बात के लिए संज्ञा? यथार्थ बोधन, यानी पत्थर है तो अपन पत्थर कहते, ये संज्ञा है। पेड़ है तो पेड़ कहते, ये संज्ञा है। ज्ञान अवस्था का मानव है तो मानव संज्ञा है। पशु है तो पशु संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अंगुली न्यास कर सकते हैं, यह स्पष्टता है। अस्तित्व में हर वस्तु का संज्ञा होने से संबोधन, यह स्थिति अपने में बनती है। तो अंगुली न्यास करके हम स्पष्टता की ओर इंगित कर सकते हैं। ये है, ये पदार्थ अवस्था है, ये अंगुली न्यास है। यह प्राण अवस्था है, ये अंगुली न्यास है। ये व्यापक वस्तु है, ये अंगुली न्यास है। इस प्रकार से हमारी सभ्यताओं में रहस्य नाम का कोई चीज ही नहीं, इसलिए संबोधन। और यह व्यवहार में संबंध के माध्यम से संबोधनों पर ध्यान चला जाता है। इसलिए बचपन में व्यवहारिक शिक्षा में पहले संबंध है, जो स्वाभाविक है। माताजी, पिताजी, परिवार, और धीरे धीरे इन संबोधनों से अक्षर ज्ञान के साथ ये संबोधन है। इसलिए अ से अम्मा, अक्षर ज्ञान भी हुआ, संबोधन भी हुआ। ई से ईक्षण, आ से आहार। इस प्रकार से बच्चों की मानसिकता में संबोधन में जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुमान होने लगते हैं। अक्षर ज्ञान के साथ संबोधन युक्त भाषा होने से बच्चों में भाषा का भी विकास होता है, साथ में भाव का भी विकास होता है। इस प्रकार अस्तित्व की जो सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों के प्रति जिज्ञासाएं जन्मती। तो फिर इसको ये क्यों कहना, इसको वो क्यों कहना, इस प्रकार से एक प्रश्नोत्तरी, एक तर्क संगतिकरण होना अपने आप ही शुरू होता है। संबंध का में संबोधनों का यह महत्व है। अरहस्यता खत्म होना, रहस्यता खत्म होकर हर मुद्दे की रहस्यता। और चूंकि भाषा अभी विकसित हो रही है, इसलिए संबोधनों के माध्यम से यह भाषा पर काम है। और धीरे धीरे जब टेक्स्ट मटेरियल थोड़ा सा और बढ़ता है, तब भाषा और समृद्ध होती है। इस प्रकार से तो अभी बड़े बच्चों में यही देखें कि वो जो बात कह रहे हैं, उसमें यथार्थ बोधन कितना है। उस आधार पर थोड़ा बड़े बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। तो जो छोटों के लिए लागू है, वो एकदम बड़े उसके लागू करेंगे तो हर जगह ये झंझट है। इसमें तो अगर मूल मुद्दे रह गए अपने, तो झंझट में पड़ सकते।
तो जो भी बड़े बच्चे हैं अभी शरीर से बड़े हैं, जीवन की गतियां अभी काम, क्योंकि हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही ने काम नहीं किया है, तो धीरे धीरे ऐसे मुद्दों पर चर्चा से कभी संभव होगा, तो कभी इस प्रकार की इंटरैक्शन से होगा। पर स्रोत के रूप में जिनको भी ये समझ में आ गया है संबोधन का सारांश, उनकी भाषा भाव भंगिमा में क्लैरिटी होने से उसका अनुकरण बच्चे करते हैं। तो अभी जैसे बच्चों को देखते हैं, बच्चों को कहते हैं भाई वो भाई जी बहन जी संबोधन यदि उनका चूकता है तो बच्चों को कहा जा सकता है, अब ये तो बड़े हो गए, तो उनको कहने के लिए थोड़ा और धैर्य से ध्यान दिलाने की बात है। पर हमारी क्लैरिटी, हमारी स्पष्टता, हम जो भी कहना चाहते हैं उस वस्तु के बारे में उतनी हमारी वोकैबुलरी सुस्पष्ट होना और हमारी भाषा से यथार्थ बोधन हर समय होना, ये अपना अभ्यास है। और ऐसे अभ्यास यदि प्रौढ़ करते हैं तो जो प्रौढ़ के जो संतान जो बड़ी हो रही है उनका भी इसमें धीरे धीरे ध्यान जाता है। हो सकता है वो कह सकते हैं कि हाँ ये जो लोग बोलते हैं उनमें क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? यही संबोधन महिमा है, ये उसकी क्लैरिटी है। इस प्रकार से उसका विस्तार है और धीरे धीरे आगे चल करके जब अस्तित्व की सच्चाइयां समझ में आने लगती है तो पूरा अस्तित्व का जो भाव है वह हम भाषा से व्यक्त करते हैं, हम एक दूसरे को व्यक्त कर पाते हैं, तो शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु, यह रास्ता अपने आप एक दूसरे के लिए सुगम होता है। यह संबोधन का महिमा है। तो इतने कैनवास में आई एम श्योर आपके घर के जो बड़े बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं होंगे ही, जहां है वहां से शुरुआत किया जाए। जी भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। सेटिस्फाइड? जी 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 भैया। अभी तक संबोधन को मैं सिर्फ संबंध के साथ, और वो भी जो सात संबंध है वहां पे ही जोड़ के वो मैं देख रही थी, लेकिन अभी ध्यान गया कि यथार्थ बोधन यानी सारी वास्तविकताओं के लिए ये पूरा संबोधन है। तो वहां पे जो मेरा सोचने का वो था, वो बॉक्स बहुत छोटा सा था, तो इसीलिए मुझसे गलतियां मीन्स समझने में वो हो रही थी, लेकिन आज काफी सारा क्लियर हो गया भैया। बढ़िया। अभी हमारा उदाहरण लेते हैं, पर अभी हमारा उदाहरण कैसे? अब हम पति पत्नी, उनका नाम सुवर्णा है, तो हम एक दूसरे को ऐसे सुवर्णा, वो मुझे योगेश कहते, ऐसे बुलाते थे। जो हम बच्चों को करना चाहते उसका पहले हमारे में आना, तो हम लोगों ने अपना संबोधन बदल दिया। मैं उनको श्रीमती जी कहता हूँ, वो हमको श्रीमान जी कहते। शुरू शुरू में अड़चन हुई, पर जब ये ध्यान जाता है कि ये अनुकरण नियम से है, हमारा होगा तो हमारी बेटा जी कहेंगे, तो उसका नाम कमल है, तो अब मैंने ये बैठा लिया कि कमल बेटा जी कहता हूँ या बेटा जी कहता हूँ, तो फिर एक आयु के अनुसार जितने उसमें रेंज में है सब बेटा जी हो गए। ये अवधान आना संबंधों में। वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनको क्या हम संबोधन करते हैं, ये सभ्यता है। हमारे हम उम्र हैं तो हम उनको क्या संबोधन करते हैं, ये हमारी सभ्यता है। तो इस प्रकार से हम प्रौढ़ व्यक्तियों को अपने आयु का भान लेते हुए, हमारे समान, हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमसे आयु से और छोटे, ये पूरे रेंज में हमारा व्यवहार है। ऐसे व्यवहार में हम एक दूसरे को क्या संबोधन करते हैं, इन संबोधनों को बच्चे एक बार नहीं 50 बार देखेंगे, 100 बार देखेंगे, और जब उनको क्लियर होगा कि इसके पीछे भाव है, भाव के अनुसार ये संबंधों का निर्वाह है, तब ये संबोधन महिमा बच्चों को एक्सेप्ट होता है। बढ़िया ना? ये अभ्यास अपने में होना, ऐसा लगता जी भैया, बहुत ही बढ़िया। जी तो ठीक है। तो इतना संतुष्ट है ना संबोधन से? जी जी भैया, बिल्कुल। बढ़िया, थैंक यू। योगेश भैया, आप तो यार वास्तव में
सही मायने में शास्त्री हैं आप, बहुत विद्वान है। जो सवालों के आपके जवाब आते हैं, इतने जबरदस्त तो भाषा है आपकी, इतनी रिच है कि हमको तो भी वो पहुंचने में समय लगेगा। हम तो पारंपरिक भाषा ही बोलते हैं, और उसमें जो सटीक जवाब है, बिल्कुल इस सवाल का जवाब तो जितना सटीक होता है उससे पता पड़ता है कितनी ज्यादा स्थिरता है मन में, कितना विद्वता है, कितना सब कुछ अपने आप निकलता हुआ है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया भैया, बढ़िया। तो हमारा सभ्यता पर, सभ्यता हुआ, आज हम विधि और व्यवस्था की बात करने वाले हैं। उसमें विधि पर बात है। तो विधि में मूलतः ज्ञान प्रमाण ऐसा ध्यान जाता है, यानी ज्ञान होने की विधि ये क्या है और प्रमाण होने की विधि क्या है। तो जब हम विधि व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो मुझको ऐसा लगा कि विकल्प हमको अच्छे से आत्मसात होने की आवश्यकता लगती है। विकल्प में ज्ञान का विधि दिया हुआ है और प्रमाण का विधि दिया है। हम भारत में हैं और सौभाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में भौतिकवादी दृष्टिकोण से कई गुना आगे आदर्शवादी दृष्टिकोण पहुंच गया है। यह एक हमारी ऐसे सोचने वाले तमाम महानुभाव, तमाम ऋषि जिनको हम कहते हैं, महर्षि जिनको कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मानव जिनका ध्यान अस्तित्व में जो ये दिखता है वस्तु, उससे भी इंद्रियातीत कोई वास्तविकता है, इस जगह पर वो क्वेस्ट पहुंच गया था। और उस क्वेस्ट के चलते, जैसा बाबा जी ने समाधानात्मक भौतिकवाद पुस्तक में कहा है कि ये नजदीक पहुंच गया था ये परंपरा, परंतु उसमें व्यवहार प्रमाण अनिवार्य न होने के कारण यह वो जो सहअस्तित्व खुलने वाला भाग है, शायद उसकी गति धीमी पड़ गई और आदर्शवाद आज जिस स्थिति में है, पुस्तकों में एक प्रार्थना बस है, बाकी आगे का मसाला अपने को पता ही है। तब इन विधियों में ये विधियां जैसे उन्होंने देखा समझा, शायद वैसा तो नहीं दिखता, क्योंकि इन विधियों की एक परंपरा होना और उन परंपराओं में जिसको हम आजकल अनुयायी कहते हैं, तो इन अनुयायियों में वो स्थिति, वैसा अनुभव, वैसी विधियां नहीं दिखती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस अनुसंधान की आवश्यकता ना होती। इस प्रकार से जब विकल्प हमारे सामने है और जो अब तक की चली आई सुनी हुई श्रुतियां हैं ज्ञान पाने की विधियों की, इसमें काफी संतुलन मनस्थिति से इन विधियों को समझने की आवश्यकता लगता है। ना तो इसमें किसी का खंडन मंडन है, मुद्दा इतना ही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी सत्य से मिथ्या कैसा होता है, सच्चाई क्या है, और सर्व मानव तक सच्चाई कैसे पहुंच सकती है, सर्व मानव समझदार कैसे हो सकते हैं, यह अनुसंधान का केंद्र है। तो यदि मानव व्यवहार दर्शन का प्राककथन अपन पढ़ते हैं, लेखकीय पढ़ते हैं, तो इस लेखकीय में जो इसके पूर्व में हमने बातें की कि सांस्कृतिक विविधताओं के चलते आज का मानव कंफ्यूज्ड है कि आखिर इसमें कहना क्या चाहते हैं, इन संस्कृतियों में मानव की उपलब्धि क्या है। जैसा अभी कुछ उत्सवों की चर्चा हुई, आइए उत्सव मनाते हैं, लेकिन इन उत्सवों में उपलब्धि क्या देखें, इसके बारे में कोई स्पष्ट आकलन दिशा निर्देश नहीं है।
इसलिए अनुसंधान कहते हैं कि जो परंपरा में नहीं है वह परंपरा में लाना, अधूरे तथ्यों को पूर्ण तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना, यही अनुसंधान। तो इसलिए विकल्प में जो ज्ञान पाने की विधियां हैं, इन विधियों को सटीकता से, संतुलन की स्थिति से समझने की आवश्यकता। शब्दों की सिमिलैरिटी है, परंतु उसमें जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को समझते हैं तो ये जो विधियां हैं, ये विधियां आत्मसात होने में काफी हमें गतियां मिल सकती हैं। यदि हम कंफ्यूज हो गए, ध्यान कहा तो तत्काल आदमी आंख बंद करने की विधि को सोचता है। ईश्वर कहा तो जो ईश्वर का गुणानुवादन अब तक हमारी स्मृति में है, उससे रोमांचित होता है। ज्ञान कहा तो अपने में कुछ जो मान्यताएं हैं, उससे जो कुछ छोटा मोटा अपना यश बना रहता है, उसको अपन ज्ञान मान लेते हैं। तो शब्द बाबा जी ने कहा ये परंपरा के हैं, परंतु उसका जो परिभाषा है यह अनुसंधान विधि से निकला है। इसलिए हम आप सभी जो सोचने समझने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता में इसमें जो ज्ञान पाने की विधि दिया है उसके बारे में थ्रू क्लैरिटी की आवश्यकता है। अन्यथा बोलने में सह अस्तित्व बोलेंगे, लेकिन फिर अपने अपने मान्यताओं के साथ अपना ज्ञान का कुछ तो तरीका अपनाएंगे। कुछ समय तो छुपता है, लेकिन ये सारे मुद्दे छुपते नहीं, और फिर कंफ्यूजन होगा कि फिर जिसको आप ज्ञान कह रहे हो भाषा में एक आ रहा है, अपने व्यवहार में एक आ रहा है, अपने सोच विचार में एक आ रहा है, तो फिर ये ज्ञान मूल जो मतभेद है वह ज्ञान पाने की विधि में ही आखिर आकर के टिकते हैं। और फिर अगर अपने अपने मतों में आ गए तो ये सारे मत भिन्नताएं, मतभेद, और फिर धीरे धीरे इसमें एक बिखराव की बात है। इसलिए विधि व्यवस्था की सोचना मतलब एक सूत्रता की सोचना। एक सूत्रताएं समझ में होती हैं, अवधारणाएं में होती हैं, और उसमें अनुभव मूलक होने से इन एक सूत्रताओं को ताकत मिलता है, सूत्र मिलता है। इसलिए इसमें जो ज्ञान की विधि बाबा जी ने कहा है एक लाइन में, अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी पद्धति से, इसका मतलब है इसमें दो हैं, एक समझने वाला है, एक समझाने वाला है। ये इंटैक्ट रहना, ये एकांतवासी प्रयोग नहीं है, ये अकेले का कार्यक्रम नहीं है। होना एक एक व्यक्ति में है, पर ज्ञान मूलतः सह अस्तित्व है, इसलिए ये साथ होने वाला विधि है। तो अध्ययन विधि जिसमें श्रवण मनन, ये परंपरा के शब्द हैं, परंतु श्रवण की परिभाषा, मनन की परिभाषा, निधिध्यासन की परिभाषा, इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन विधि से स्थूल सूक्ष्म और कारण ऐसा भी दिया है। पहले स्थूल समाधान, ये हमको अच्छे से पकड़ने की जरूरत है। स्थूल समाधान का मतलब है जिन वस्तु स्थितियों में अभी हम हैं, उन वस्तु स्थितियों को समेट पा रहे कि नहीं समेट पा रहे, वहां से विधि शुरू होता है। यदि ये वस्तु स्थितियां बिखरी हैं, मैं नौकरी कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, तमाम मेरा फैला हुआ है, यहां भी प्रॉपर्टी है, वहां भी प्रॉपर्टी है, अब हमको समझ में ही आ रहा है कि ये सारा जो फैलाव है, ये सारा फैलाव मानसिकता को घेरे रहता है। उसका सदुपयोग प्रयोजन तो दूर, चौकीदारी का एक और काम मिल गया। तो समेट पाने की ताकत आना, वस्तु स्थिति सत्य क्लियर होना, ये विधि निकल के आना आज हम लोगों की आवश्यकता है। और समेटना मानसिक रूप में है। समेटने के बाद कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसकी पूर्व कल्पना होना आवश्यक है, तब ये ज्ञान विधि में कदम बढ़ सकते हैं। व्यवहार दर्शन में लिखा है इसके बारे में, साधक को पूर्व कल्पना होना आवश्यक है। ये जो सह अस्तित्व विधि है, इस सह अस्तित्व विधि में, अध्ययन विधि में जब व्यक्ति चलना शुरू करता है तो मनोभूमियों में क्या क्या होता है इसकी पूर्व कल्पना साधक को दी जाती है। इसी का मतलब है वांग्मय पठन। तो ज्ञान पाने की विधि में जहां श्रवण की बात है, ऐसे श्रवण में एक समझा हुआ, एक समझने वाला, ये दो हैं। मिनिमम 2 वहीं से न्याय है। और फिर आगे तो हम ये पहचान पाते हैं हम एक परिवार में हैं,
मिनिमम 2 से ही परिवार है, उससे आगे 10 तक की बात है, परिवार समूह है, समाज है। इस प्रकार से ये स्थितियां हैं। हाँ, ये स्थितियां अभी भ्रमित हैं। ऐसी भ्रमित स्थितियों में ज्ञान विधि को हम प्रवाहित कर पाना, यही जागृति के लिए रास्ता बनाने का काम है। इस प्रकार से भैया विधि का एक स्पष्टता हमारे में होना, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। अब शब्द है, इसका मतलब व्यक्त होंगे, तो इसमें व्यक्त होने की विधि है। ऐसा कभी लगता है हम बोल रहे हैं लेकिन बोलते बोलते ध्यान चला जाता, तो ध्यान पहुंचने के लिए फिर जो जीवन की वस्तु, जीवन वस्तु में भी क्लैरिटी, आत्मा अलग नहीं है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा मिला करके जीवन वस्तु है। इसलिए जीवन वस्तु के बारे में दिया गया क्लैरिटी, अस्तित्व वस्तु के बारे में दिया गया क्लैरिटी, मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में दिया गया क्लैरिटी। इस स्पष्टता के साथ हमारा स्थूल समाधान होना आवश्यक, और ऐसे स्थूल समाधान के लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन है कि कैसे एक आदमी है जहां है वहां से ज्ञान के लिए जर्नी कर सकता है। इस प्रकार से इन विधियों को समराइज रूप में शिक्षा और व्यवस्था के रूप में रखा है। शिक्षा विधि से हम समझते हैं, व्यवस्था विधि से जो समझा हुआ है उसको हम अभ्यास में ले आते हैं जागृति क्रम में, और जागृति के बाद व्यवस्था विधि से हम प्रमाणित करते हैं। दूसरा विधि नहीं है। इसलिए इसमें आदेश उपदेश संदेशात्मक कार्यक्रम नहीं है। व्यवस्था विधि से व्यवस्था में भागीदारी करते हुए और जागृति के लिए प्रेरणाएं हैं। इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था विधि में ये समराइज होता है। तब अध्ययन की विधि, इसमें स्थूल समाधान, फिर सूक्ष्म समाधान और फिर कारण समाधान, इस प्रकार से यह विधियां। अब इन विधियों में जो सूत्र दिया है, जो उपलब्धि होना है, वह नियम प्रक्रिया और उपलब्धि, ये स्पष्ट होना। इसमें नियम कहाँ क्या कहा गया है, इसमें प्रक्रियाएं क्या हैं, और इसमें उपलब्धि क्या है। तो नियम प्रक्रिया और उपलब्धि, ये यदि हमें स्पष्ट होता है तो फिर यह ज्ञान विधि हमें आत्मसात होकर, अब ऐसे ज्ञान विधि में जो लक्ष्य निकल के आता है, वह लक्ष्य है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। यह लक्ष्य निकल के आता है। इसलिए एक जगह पर बाबा जी ने लिखा है, इसमें थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया हूं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में एक या एक से अधिक मानव निर्णय लेते हैं, वह विधि हुआ, वह विधि का प्रारंभ है, वही शुभारंभ है। तो ये जो 15-16 लोग, चाहे आप यहाँ बैठे हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, एक या एक से अधिक मानव मिल करके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सर्व सहमति से निर्णय लेते हैं, वह विधि का शुभारंभ हो गया। इसका मतलब है ऐसे निर्णय तक आने के लिए उन्हें विकल्प की जानकारी है, उन्हें अध्ययन विधि की जानकारी है, अध्ययन विधि में जो माइलस्टोन है उनकी जानकारियां हैं, उसमें जो दर्शन का भाग है उसकी जानकारी है, उसकी तर्कसंगति जानकारी है, विचार पक्ष में, विचार के रूप में, वाद के रूप में, और उसका जो योजना पक्ष है, उसका क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन, उसके फल परिणाम, ये सब की जानकारी है। इस प्रकार से ऐसी संपूर्ण जानकारी से युक्त व्यक्ति और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में एकत्रित निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को कहा है ये विधि है। कितना बढ़िया। तो हम मानव ज्ञान अवस्था की इकाई, नाम ही है, हमारा संबोधन है ज्ञान अवस्था। तो ज्ञान प्रमाण के अर्थ में ये समस्त विधियां निकल करके आती हैं। तो हमें जो अध्ययन होना है, यही अध्ययन होना है बेसिकली। शिक्षा और अध्ययन में क्या फर्क है? तो संस्कृति सभ्यताओं की शिक्षा है, विधि और व्यवस्थाओं का अध्ययन है। हम आप यदि अध्ययनार्थी कहते हैं अपने आप को, तो पहले तो हमारा शिक्षा होना होगा। तो वह शिक्षा हमको संस्कृति सभ्यता से मिलता है। जैसे अभी थोड़ी देर के पहले संबोधन की शिक्षा, उत्सवों को मनाने की शिक्षा, उसमें जो तात्विक भाग है उसकी शिक्षा, ऐसी शिक्षा से
और हम अभ्यासी होते हैं तो हमें एक शिक्षा मिल गई, अब अध्ययन के लिए मन है, वह अध्ययन है विधि और व्यवस्थाओं का। तो ऐसे विधि व्यवस्था में हम पारंगत होना, उसमें ज्ञान विधि पता लगना, प्रमाण विधि पता लगना। तो अब प्रमाण विधि क्या है? तो प्रमाण विधि दिखता है 4 आयाम में। अनुभव आयाम से प्रमाणित होना, विचार आयाम से प्रमाणित होना, व्यवहार आयाम से प्रमाणित होना और व्यवसाय आयाम से प्रमाणित होना। तो आपने मनोविज्ञान पुस्तक पढ़ा होगा, उसमें श्रुति और स्मृति एक आचरण है। 24-26 प्रकार से मूल्यांकन विधि दिया हुआ है, उसमें श्रुतियां हैं। अनुभव विधि सजती है, मतलब अनुभव विधि से साक्षात्कार पूर्वक हम भाषाकरण करते हैं सच्चाई का, ये अनुभव आयाम का प्रकटन। अनुभूतियां जितनी हम पढ़ते हैं, यह हमारा अनुभव आयाम का प्रकटन, यह अनुभव आयाम प्रमाण है। उसमें जो संगतियां लगती हैं, तर्क संगत और व्यवहार संगत जो स्वरूप निकल के आता है, वह विचार आयाम। उस आधार पर जो हमारे व्यवहार होते हैं, वह है व्यवहार आयाम। और जो समृद्धि के लिए हमारा कार्य होता है, उस प्रकार से व्यवसाय आयाम। इस प्रकार से एक व्यक्ति समझदार होता है तो उनके अनुभव के क्षेत्र में अनुभूतियों से वह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनकी जो तर्क संगति है, व्यवहार संगति है, उसके अनुरूप विचार को प्रस्तुत करते हैं, विचार प्रमाण है। और व्यवहार प्रमाण है, मानव मानव के बीच में जो व्यवहार प्रमाण है उसको करते हैं, और व्यवसाय प्रमाण है। इस प्रकार से ज्ञान प्रमाण का अंतर संबंध, ये विधियां, इसमें हम पारंगत होना, ये विधि का एक स्वरूप समझ में आता है। अब ऐसे में व्यवस्था पक्ष को हम सोचते हैं, फिर व्यवस्था क्या है? तो विधि और व्यवस्था, तो व्यवस्था का जो सारांश समझ में आता है वह है सुलभता, सुलभ होना। क्या क्या चीज सुलभ होना? तब व्यवस्था में न्याय, समाधान, इसकी सुलभता है। विधि में ज्ञान प्रमाण और व्यवस्था में न्याय समाधान, हर मुद्दे का समाधान। और जो स्थिति है व्यवस्था की, वह न्याय। न्याय का मतलब है संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, मानव के साथ संबंध। तो व्यवस्था पक्ष ध्यान जाते ही हमको संबंध समझ में आते हैं। विधि पक्ष में ध्यान जाते ही उसमें जो निहित ज्ञान प्रमाण है उसमें ध्यान चला जाता है। संस्कृति सभ्यताओं में पहुंचते हैं, ऐसी विधि व्यवस्था सम्मत विचार प्रवर्तन के लिए कृतियां, और ऐसे कृतियों से भरा हुआ सभ्यता एक व्यवहार पक्ष में समझ में आता है। इसलिए संस्कृति सभ्यता की धारक वाहकता में उसकी जो सुस्पष्ट विधि और व्यवस्था है, यह विधि व्यवस्था हर सांस्कृतिक और सभ्यता भरे अपने जीवन शैली से, दिनचर्याओं से ये विधि व्यवस्था झलकती रहती है। इस प्रकार से विधि व्यवस्था का पोषण संस्कृति सभ्यता से होता है, और संस्कृति सभ्यता का पोषण विधि व्यवस्था से होता है। इस प्रकार से एक अंतर संबंध हम समझ सकते हैं। तब इसमें हम ये पहचान पाएंगे कि ये क्या है न्याय और ये क्या है समाधान। तब 5 आयाम बाबा जी ने इसमें दिए हैं। एक खूबी है इस दर्शन की, हर मुद्दा आयामों से स्पष्ट होता है। तो हमको यदि आयाम समझ में आते हैं तो फिर इस आयाम का जो घनीभूत भाग है उस पर अपन चलेंगे। जैसे किसी व्यवस्था के बाबा जी ने 5 आयाम पहचाने। हम जब भी व्यवस्था कहते हैं तो आयाम होना। तो शिक्षा संस्कार की सुलभता, एक व्यक्ति का न्याय कैसे शुरू होता है? जो उसका पहले अधिकार है, समझने का अधिकार। हमारे परिवार में संतान पैदा होती है तो समझ के अधिकार के साथ ही पैदा होती है, यही पहला उनका न्याय है। समझने के लिए क्या सुलभता है, वह समाधान है। तो शिक्षा संस्कार योजना की सुलभता, सभी के लिए सुलभता होना, कितना जबरदस्त मुद्दा है, अपने आप में अपन सोच सकते हैं।
आज इस मुद्दे पर ही संकट है। इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, कि वहां कहा मसूरी में पढ़े कि और कहीं पढ़े, पैसा होता तो यहाँ पढ़ते वहां पढ़ते, जिंदगी भर आदमी इसको कोसता है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना इसलिए ऐसे रहा। क्या करता, माता जी पिताजी ने हमको ऐसे गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, ये एक दरिद्रता। और जहां पढ़ रहे हैं उसको और कहीं पता नहीं और कहाँ पढ़ने की है। तो मूल प्रेरणा समझने की है, परंतु उसमें ये सुलभता नहीं होने के कारण आज भी व्यक्ति कुंठित है। दो वर्ग इसमें दिखाई देते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़े लिखों को समझदार मानता है, थोड़ा ध्यान गया है, थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपना समझ में आ गया गलती, उसको लगता है हमसे अच्छे तो ये जीते हैं, बिना पढ़ा जीता है, तो क्या फिर पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है। एक अतिवाद चालू हो गया, एक अतिवाद चालू हो गया कि भाई पढ़ लिख करके ही सब कुछ होगा। तो पढ़ लिख करके जो ये स्टैंड आया तो लोग शहर में भागे, पढ़ लिख करके ही कुछ होना है तो शहर भागो, तो शहर बस गए, ग्राम खाली हो गए। ये हुआ। और उल्टा, फिर अब ग्राम खाली हो गए तो अब रोजगार की बात है तो इधर दौड़ो। तो इस प्रकार से ये एक डिवाइड तैयार हो गए, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण शहरी और तमाम। उसमें शिक्षा की सुलभता, जब अपन परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के हर आयाम पढ़ते हैं तो फिर ये जो शिक्षा की सुलभता है, इसलिए इसको उपकार माना गया। जब तक व्यक्ति उपकार से नहीं होता है तब तक ये शिक्षा सुलभता होने का नहीं। तो शिक्षा, संस्कार, सुलभता, सर्व मानव तक शिक्षा पहुंच पाना, ये सुलभता है। स्वास्थ्य संयम सुलभता, आज इसमें भी संकट दिख ही रहा है। तो स्वास्थ्य संयम सुलभता, इस पर हमें ध्यान चला जाता है। सुलभता इस मुद्दे पर ध्यान चला जाए तो व्यवस्था समझ में आती है, और सुलभता के लिए वो तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसमें भी व्यक्ति पारंगत होना, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में उपकारी मानसिकता से काम होता है। क्योंकि ये सेवा क्षेत्र हैं, यह प्रतिफल विहीन है, ऐसे सोर्स व्यक्ति तैयार होते हैं। जिस समाज में ये सोर्स व्यक्ति संख्या में है, उस समाज का शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभता होने से एक सुरक्षा का भाव समाज में दिखता है। अब ये सब होने के लिए उत्पादन कार्य सुलभता, तो हर परिवार में उत्पादन कैसे हो, क्या क्या उत्पादन हो सकते हैं, और यह सारा उत्पादन शरीर सुरक्षा के अर्थ में है, ये मर्म स्थान लेकर के उत्पादन के बारे में बात करते हैं। देखिए एक उत्पादन भी कितना फैल गया है, हम आप कल्पना कर सकते हैं कितना कीमती रिसोर्स अधिक उत्पादन से खराब भी हो रहा है, उतना उत्पादन पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो तमाम उलझनों में हम लोग फंसे हुए दिखते हैं। आज की परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो उत्पादन हुआ उसका विनिमय होना और न्याय सुरक्षा होना, ये जो 5 आयाम है, इन 5 आयामों की डिटेल इंफॉर्मेशन इन वांग्मयों में है, विशेष करके शास्त्रों में है। तो यदि हम ये इंफॉर्मेशन को पचा पाते हैं, स्पष्ट हो पाते हैं, तो व्यवस्था का मतलब है न्याय सुलभता होना। इस प्रकार से विधि और व्यवस्था, इसमें हम आप लोग पारंगत होते हैं, और संस्कृति सभ्यता से हम एक मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शिक्षा विधि से, व्यवस्था विधि से। इस रूप में लोक व्यापीकरण का एक रास्ता, और उसमें जो निहित जागृति वाला रास्ता है, हम जागरूक हो सकेंगे, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए थोड़ा सा इन मुद्दों पर ध्यान दे रहा हूं, और अपने में इसकी जो योग्यताएं हैं, इसको समझने के लिए जो पात्रताएं हैं, उसके विकास के लिए भैया काम कर रहा हूं। तो आप सब लोग इतना प्रदीर्घ
समय हो गया, अभी 8-10 दिन हो गए अपने को बात करते करते। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से इन मुद्दों को रखने का अवसर दिया। इतना कह पाते हैं भैया। नमस्ते। बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही सारगर्भित, है ना। और बहुत स्पष्ट सुनील आगीवाल जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, है ना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इस ग्रुप से जुड़े रहें भैया यदि आपके पास समय हो, है ना, तो हम और भी मुद्दों पर जो हम लोग चर्चा करते हैं उसमें भी आपके इनपुट आते रहेंगे। अवश्य भैया, जरूर जरूर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, चर्चा करके, और मैं जुड़ा रहूंगा। केवल एक ये पूरा जो है, मतलब जिसको हम जागृति कहते हैं, है ना, मूल में वो क्या है, और इसका ये जो वैसे ये जो डिटेलिंग है संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, वो बहुत ही मतलब उसको पूरा समराइज करता है सार के अंदर में, पूरा वाङ्मय को, पूरा दर्शन को। उसमें जो लक्ष्य है ये जागरूकता, और ये जो जागृति है, जो उसमें एक थोड़ा लगता है कि वो आंख बंद करके क्या दिखता है, या ये जीने में या समझने में कैसे दिखेगा, कैसे वो जो व्यक्तिगत रूप में जो फाइनल स्थिति हम अपेक्षा कर रहे हैं वो कैसे है, और कैसे पहुंचना हो सकता है, कैसे उसके कौन से सूक्ष्म बिंदुओं पे हमें निरंतर ध्यान देना चाहिए। अगर एक सत्र ऐसा और हो जाए तो मैं सोच रहा था। हाँ भैया, सब सहमत है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि सहमत तो है ही है। सहमत है ही है। सभी सहमत है। उसमें कोई इसमें है ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि एक बार थोड़ा पूरा पूरा है ना परिदृश्य जो है वो पूरा खुल जाएगा। हाँ भैया, ठीक है, कल कर सकेंगे। कल थोड़ा ये हो जाए तो बढ़िया बढ़िया। फिर हम लोग वापस हमारे अजय भैया हैं वो आगे करेंगे। हाँ ना नहीं भैया, नहीं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इवन अभी मतलब भैया बने रहें, कभी मैं कुछ रखूंगा, आप कुछ रखेंगे, दशरथ भाई कुछ रखेंगे, है ना, योगेश भाई भी कुछ रखेंगे। देखो हम लोग क्या है, समान सह अध्ययनकर्ता के रूप में ठीक परस्पर बात। कैसे पूरक हो जाएं, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है यदि भैया के पास समय हो, है ना। तो हम जब जो चर्चाएं कर रहे हैं रेगुलर भी, उसमें भैया का भी दृष्टिकोण आ जाए, मेरा भी आ जाए, आपका भी आ जाए, सुनील भाई का भी आ जाए, दशरथ भाई का, मतलब हम सब, मुझे लगता है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक दूसरे का कहीं कहीं ज्यादा ध्यान गया है, किसी का कम गया है, वहाँ हम एक दूसरे के कैसे पूरक होकर चल सकें, ये प्रधान मुद्दा है। मतलब मैं कहीं आगे हूँ ऐसा मैं नहीं देखता हूँ, है ना। हम सब कहीं कहीं किसी किसी मुद्दे पे मेरा ध्यान गया है, किसी पे उमेद भाई का ज्यादा गया है, किसी पे कमल भाई का गया है, किसी मुद्दों पे दशरथ भाई ने अपनी साधना की हुई है, काम श्रम किया हुआ है, उधर उनका ध्यान गया है, दिनेश भाई का गया है। ऐसा मुझे लगता है बंधन का अपने ढंग से ध्यान गया है। तो ये हम कैसे परस्पर जो फाइनल स्थिति है जिसको कह रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लक्ष्य में एक तो साध्य क्लियर हो जाए, और फिर हमारे उसी हिसाब से साधन, है ना, की प्रयुक्ति हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये बारीक बारीक मुद्दे से आज योगेश भाई ने बहुत सारी कुछ कुछ चीजों पर ध्यान दिलाया है ना। तो मेरा भी कुछ कुछ मुद्दों पर ध्यान गया, हम सब पे ही गया। ऐसे ही एक दूसरे के ध्यान आकर्षण से मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी। ठीक है योगेश भैया, ऐसा लगता है मुझे भैया। सहमत हूँ अजय भैया 100%। चाहते कुछ ऐसा ही है। तो है ना? हमें बहुत काम में आएंगे। हाँ, तो हम सब लोग जितने लोग जितने बहुत सीरियस अपने को लगाया है, उसमें से योगेश भैया हैं ही हैं, है ना। हम लोग अपने अपने ढंग से सीरियसली लगे ही हैं, और उसमें निश्चित रूप से पूरे सभा में देखें तो ये कहना उचित ही होगा कि योगेश भैया ने सबसे अधिक अपने समय का, है ना, जीवन का, धन का, तन मन धन को इसमें नियोजित किया है। तो निश्चित रूप से उसकी कुछ डेप्थ में, गहराइयों में, बारीकियों को
जब किसी भी काम में हम डूबते हैं तो उसकी गहराइयां समझ में आती हैं। जैसे दशरथ भाई जिस काम को कर रहे हैं तो उसमें उनकी पकड़ बनती है, उमेद भाई जिसको करते हैं उसमें उनकी पकड़ बनती है। तो इस तरह से ये ठीक रहेगा मुझे लगता है। ठीक है बिल्कुल भैया, ठीक। है ना? ठीक है, तो तो कल मिलते हैं। योगेश भाई कल वापस मिलते हैं उस पे। हाँ, कल मिलते हैं भैया और वापस। फिर ये जो अजय भैया ने आपको रिक्वेस्ट किया है उस पे आप विचार कर लीजिएगा। जरूर 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 भैया। हाँ जी हाँ भैया, बिल्कुल, है ना भैया? तो उसमें धन्यवाद। फिर अपन बिल्कुल बढ़िया भैया, ठीक ठीक है। बढ़िया, जरूर तो शुभ दिवस। धन्यवाद भैया। वापस फिर कल धन्यवाद मिलते हैं। भैया, नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।